ठीक है, सेशनल 1 आपका हो चुका है, सेशनल 1 ये था आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन थे। सेशनल 2 आपका रेडी रहिएगा, 14 या 15 नवंबर या फिर 10 नवंबर, 10 से 15 नवंबर के बीच में होगा, ठीक है, सेशनल 2। इसमें आपका टी बीम, वन वे स्लैब और कॉलम भी आ सकता है, डबली रीइंफोर्स्ड भी आएगा उसमें, ठीक है। डबली रीइंफोर्स्ड तुम लोगों के कहने पे नहीं दिया था मैंने इस पेपर में, ठीक है। चलिए, तो सेशनल 1 था, इस इन क्वेश्चन में डाउट किसी को होगा नहीं थ्योरी क्वेश्चन में, ठीक है। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, किसी को अगर किसी भी क्वेश्चन को देख के अगर लगा कि इसमें डाउट था, चैट में बताना सीधा। कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेस सबको पता है, ये इसका आंसर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट में डब्ल्यूएसएम के लिए और एलएसएम के लिए, डब्ल्यूएसएम में 3 है, एलएसएम में 1.5 है, ठीक है। स्टील के लिए डब्ल्यूएसएम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78 था, एलएसएम में 1.15 था, ठीक है, सबको पता है ये। मॉड्यूलर रेशियो सबको पता है इसका फॉर्मूला, है ना। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, 280/3 सिग्मा सीबीसी। तो ये कंक्रीट के, ये क्या है, कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो परमिसिबल है। और मॉड्यूलेशन किसमें यूज होता है, डब्ल्यूएसएम में, सिर्फ डब्ल्यूएसएम में यूज होता है, ठीक है, ओनली इन डब्ल्यूएसएम मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। तो 280/3 सिग्मा सीबीसी आपका कंक्रीट ग्रेड पे डिपेंड करता है, तो इसे कंक्रीट ग्रेड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या था, फेलियर स्ट्रेन। सबसे स्ट्रेन कंक्रीट में फेलियर पे कितना होता है, 0.0035। और कितने स्ट्रेस तक ले जाते हैं कंक्रीट को, 0.45 एफसी के, है ना, सबको पता ही है, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक सबको पता है, 0.36 एफसी के इंटू एक्स यू। और कहाँ पर होता है वो, टॉप से 0.42 एक्स यू नीचे, ठीक है। चलिए, लीवर आर्म डेप्थ इन एलएसएम सबको पता है, आप कंक्रीट के सेंट्रोइड से लेकर एरिया ऑफ स्टील के मिड तक, तो D-0.42 XU। और कितना परसेंट रीइंफोर्समेंट मैक्सिमम होता है, 4%, ठीक है, 4% ऑफ BD, ठीक है। कितना होता था, 4% ऑफ BD, ठीक है, बी ओवरऑल डेप्थ बी, ठीक है, ये होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट लेंथ फॉर 20 mm डाया स्टील विद M25 कंक्रीट Fe415 स्टील इन कंप्रेशन, तो हमारा रॉ फॉर्मूला क्या है, 0.87 FY इंटू डाया अपॉन 4 टाउ BD। तो सबसे पहले तो HYSD दिया हुआ है, तो उसके लिए 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। और कंप्रेशन दिया हुआ है, तो इंटू 1.25 कर देंगे, ठीक है। तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर सबके मार्क में स्मॉल डी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंशन reinforcement in RCB maintains the yield strength during loading before concrete। स्टील पहले फेल कर रहा है कंक्रीट के, मतलब स्टील कम दी हुई है, और कम दी हुई मतलब बैलेंस सेक्शन से स्टील कम है, तो बैलेंस सेक्शन स्टील कम हुआ तो कितना होगा, अंडर reinforced होगा, ठीक है। चलिए, तो द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर सर्विसिबिलिटी, सारे क्राइटेरिया होते हैं, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, ये सारे सर्विसिबिलिटी में ही आते हैं, ठीक है। चलिए, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसकी वजह से क्या होता था, सबको याद है, जो आपका स्ट्रेन होता था वो बाई एक्सिस के बराबर होता था, ठीक है। एक मिनट, हाँ। हाँ चलिए, तो डिजाइन, फिर डिजाइन शियर स्ट्रेस आपका टाउ बीडी, अब सबको याद है टाउ बीडी निकालते थे हम लोग शियर डिजाइन के बाद। किस पे डिपेंड करता था, परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। और किस पे डिपेंड करता था, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, है कि नहीं, सबको याद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करता आरिफ अंसारी, बताइए, परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट में क्यों नहीं डिपेंड करेगा, बताओ। आईएस कोड में गिवन है, आपको क्यों लगता है कि वो डिपेंड नहीं करेगा उस पर। डिजाइन शियर स्ट्रेस पूछा हुआ है ना मैंने, आप बॉन्ड स्ट्रेस क्यों बता रहे हैं। अच्छा, टाउ बीडी लिख दिया मैंने इसमें, सॉरी गलती है, टाउ बीडी लिख दिया, टाउ डी लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। डिजाइन शियर स्ट्रेस नाम तो वही लिखा हुआ है ना। हाँ, वो उसके वजह से, ठीक है, कोई नहीं, अगर किसी को डाउट है तो मैं ये क्वेश्चन काट दूंगा, टाउ डी होगा, ये मैंने बी गलती से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। टाउ डी या टाउ सी जो भी होता है ये, ठीक है, टाउ सी, ठीक है, टाउ सी होगा ये, ठीक है, ये गलत यहाँ पे टाउ सी होगा, वरना नाम तो सही लिखा हुआ है ना मैंने, डिजाइन शियर स्ट्रेस, ठीक है।
ठीक है ना, डिजाइन सी एस से पूछा था मैंने यहाँ पे, वो नोटेशन में मैंने गलती कर दी होगी। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, अगर आप चाहते हो तो ये वाला ठीक है, मोहम्मद आरिफ अंसारी, आपका ये वाला क्वेश्चन मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटिंग मोमेंट रेजिस्टेंस ऑफ एफ ई 500, पता है लिमिटिंग मोमेंट रेजिस्टेंस में क्या करते हैं हम, एक्स लिमिटिंग डालते हैं, ठीक है, उसके बाद निकालते हैं, तो उसका आंसर पता ही होगा सबको। व्हेन द रिएक्शन अगेंस्ट शियर इंड्यूसेस कंप्रेशन एट द एंड सपोर्ट, मैंने कहा था जब एंड सपोर्ट पे कंप्रेशन होता है तो आपका शेयर कहाँ का लेते हैं आप, डी, डी फ्रॉम दी फेस ऑफ सपोर्ट। देखिए मैंने मिडिल भी दिया था, फेस भी दिया था, फेस ऑफ सपोर्ट से होता है डी, ठीक है, फेस ऑफ सपोर्ट से डी डिस्टेंस पे जो शेयर होता है उसको हम शेयर डिजाइन के लिए मानते हैं, ठीक है, आईएस कोड में गिवन है। वैसे हम लोग तो कहाँ करते थे, हम तो सपोर्ट पे लेते थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन रहा, क्वेश्चन में रहा कि कंप्रेशन इंड्यूस हो रहा है सपोर्ट पे और आप डी डिस्टेंस पे शेयर कोड लीजिए तो आप लेंगे, वरना आपको सिर्फ नोटेशन याद रखनी है, ठीक है, नॉर्मली हम सपोर्ट पे ही निकालते हैं वैसे, ठीक है। चलिए, अफेक्टेड है सबको पता है ना, एल नॉट प्लस डी, ठीक है, या फिर एल नॉट प्लस डब्ल्यू, जो भी छोटा होगा। तो डी यहाँ पे 400 mm का था और विड्थ यहाँ पे 250 mm का था, ठीक है, तो जो कम होगा उसी को ले लेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो गूगल टेस्ट यहाँ पे है तो सही, क्या प्रॉब्लम है आपको, आपको फिर से अटेम्प्ट करना है क्या कुछ गूगल टेस्ट को? अगर मिसिंग तो दिखाएगा ही ना वो, क्योंकि टाइम लिमिट जा चुका है, अब नहीं टेस्ट दिखेगा आपको, ठीक है ना, टाइम लिमिट जा चुका है, अब टेस्ट नहीं दिखेगा आनंद आपको, ठीक है। मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आंसर की के साथ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रलाइसिस आपको डिटरमिन करना था, ठीक है, उसका फॉर्मूला पता है आपको, 0.36 बी इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, ठीक है। ये सारे गिवन है, देखो बी गिवन है, डी भी गिवन है, रीइंफोर्स्ड विद 4 bars ऑफ 16 mm डाया, तो हमारा ए एस टी भी गिवन है, एफ ई 500 स्टील है तो एफ वाई भी गिवन है, एफ सी के 30 है, ठीक है, सबको पुट करके हम एक्स यू निकाल लेंगे, ठीक है। और ये अंडर रीइंफोर्स्ड है कि ओवर रीइंफोर्स्ड है वो भी आपको देखना था, उसके लिए क्या करेंगे आप, एक्स यू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.46 डी होगा, क्योंकि एफ ई 500 है, ठीक है ना, एफ ई 500 है, ठीक है। सेशनल होगा आरिफ अंसारी एक और, ठीक है, सेशनल 2 सेशनल होंगे आपके फाइनल्स के पहले, ठीक है, ये लास्ट नहीं है, एक और सेशनल होगा आपका। चलिए, फिर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम था आपका, ठीक है, 300 कॉस 500 का, ओवरऑल डेप्थ गिवन है, इफेक्टिव कवर भी गिवन है, तो इससे आपको पहले डी निकालना था, ये डी गिवन है आपको बड़ा डी, तो इससे आपको पहले डी निकालना था, उसके बाद ए एस टी निकालना था यहाँ से, फाइंड द मोटर रेजिस्टेंस यूजिंग डब्ल्यू एस एम है, यूजिंग डब्ल्यू एस एम, ठीक है, ठीक है ना। परमिसिबल स्ट्रेंथ सिग्मा सीबीसी गिवन है, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेंथ सिग्मा एसटी गिवन है, ठीक है, तो सब 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 पहले तो क्या करना था आपको, पहले ये निकालना था कि अंडर रीइंफोर्स्ड है कि ओवर रीइंफोर्स्ड है, ठीक है। अगर अंडर रीइंफोर्स्ड होता किसके साइड से निकालते हैं आप, स्टील के साइड से, ठीक है, और ओवर रीइंफोर्स्ड होता किसके साइड से निकालेंगे आप, कंक्रीट के साइड से, ठीक है। तो स्टील का फॉर्म सबको पता है, फॉर्मूला सबको पता है ना, क्या होता है, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन बाई थ्री, ठीक है, और कंक्रीट का क्या होता था, हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू बी, ठीक है, इंटू एन इंटू डी माइनस एन बाई थ्री, ठीक है। एक मिनट, नहीं आशीष रंजन, नहीं कर रहा था वेरी, मैंने ऑप्शंस को वैसे ही बहुत दूर दूर के दे रखे थे, नहीं हो सकता कि वेरी कर रहा था, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मेरे खुद के सॉल्व हैं, मेरे पास आंसर की भी पूरा है इसका, ठीक है। वेरी नहीं करना चाहिए आशीष रंजन, आपको थोड़ा सही से करते तो वेरी नहीं करता, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए मैं तो अपना आंसर की देख रहा हूँ, उसमें मेरा अराउंड 70 के आसपास आया था, 70.6 के आसपास, ठीक है। हाँ आशीष ने बहुत लोगों के इसमें इसमें अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने कॉपी भी किया होगा, बट जिन लोगों के फुल आए हैं उन लोगों का मैच हुआ था, ठीक है, 70.6 ही आया होगा आपका, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये सबको सबको पता है डब्ल्यूएसएन से कैसे निकालना है, ठीक है। हाँ देखिए आंसर सेम आया था काफी लोगों का, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, बी इंटू एन बाई टू इज इक्वल टू एम इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन, ठीक है, इससे पहले एन निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, और फिर एम सिग्मा सी बी सी
अपॉन सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एन सी अपॉन डी माइनस एन सी। इससे आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, ठीक है। ये आपका राउंड आएगा 175.86, ठीक है। और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आएगा आपका 181.21। तो इन दोनों को कंपेयर करने के क्या पता लग रहा है कि ये अंडर रेनफोर्स्ड है। अंडर रेनफोर्स्ड किसके साइड से निकालेंगे हम? स्टील के साइड से, ठीक है। सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, तो देखिए मेरा आया था 460 माइनस 175.86 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 140 इंटू 1256, ठीक है। 70.86 आया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 70.6 आया है, ठीक है मेरा यहाँ पे आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिटरमिन मोमेंट रेजिस्टेंस ऑफ बीम हैविंग डिमेंशंस है 350 mm डी दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और 550 mm ओवरऑल है, तो ओवरऑल से आप 50 mm एफ टी का माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से? डी आ जाएगा। डी आ गया कितना? 500 आ गया डी आपका, ठीक है। बीम इज रीइंफोर्स्ड विद 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप? ए एस टी, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे? एम यू निकालना है, ठीक है। एम यू निकाल लेंगे आप, इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आरसीसी बीम, फिर से इसमें सिर्फ इफेक्टिव गिवन है। यहाँ पे क्या करना था आपको? पहले तो आपको एम यू निकालना था, फिर मोमेंट रेजिस्टेंस को आपको एम यू इज इक्वल टू डब्ल्यू यू इंटू एल स्क्वायर बाई 8, और इसमें एल क्या है आपका? इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव स्पैन है, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन वो गिवन ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आपको डब्ल्यू यू निकालना था, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पे आज पार्टिसिपेंट्स काफी कम है, 27 पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है। जितने ही बच्चे नहीं आए हैं एक बार बोल देना उनको, ठीक है, कि क्लास ज्वाइन कर ले अभी। अब फिर हम शुरू करने वाले टीवी और नया चैप्टर शुरू करेंगे। फिर जब डाउट्स आएगा तो एंटरटेन करना मुश्किल हो जाता है, जब बच्चे कम आते हैं तो, ठीक है। यार आपका शायद हर्षित है, तो हर्षित को बोल देना यार, हर्षित अगर आप हो क्लास में तो एक बार बोल देना बच्चों को, ठीक है। ये आ जाए वो क्लास में और नया चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। चलिए तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। चलिए सेशनल 1 के डाउट्स तो हो गए हमारे क्लियर, ठीक है। कोई नहीं यार मनदीप, अब पहला एक्सपीरियंस था आपका, ठीक है। अगली बार ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ऐसे ऐसे पेपरों में ऐसी गलतियां होती है यार, ठीक है। चलिए क्लास 25 स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, चलिए ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टी बीम। क्या पढ़ेंगे हम? टी बीम, ठीक है। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था आपको, जो स्लैब, आपका जो स्लैब होता है ना, ये समझ लीजिए ये आपका फ्लोर है, ठीक है। इस पे आप खड़े होते हो, ठीक है। इस पे आप खड़े होते हो, ठीक है। ये फ्लोर है। तो ये फ्लोर ना एक्चुअली स्लैब होता है, आप हमेशा स्लैब पे खड़े होते हो, ठीक है। तो स्लैब को सपोर्ट करने के लिए नीचे उसके बीम होते हैं, ठीक है। तो हम डिजाइन कर रहे थे ना, अभी तक हम इसी बीम को डिजाइन कर रहे थे, ठीक है। ये बीम्स आ रहे हैं, ठीक है। 3D में देखोगे तो ये आपका फ्लोर है, और ये आपका बीम जा रहा है उसके नीचे नीचे, यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। ठीक है, सपोर्ट दे रहा है उसको, ठीक है। तो ये जो बीम है, ये बीम तो हमने डिजाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे बेंड होगा? ऐसे बेंड होगा, ठीक है, ऐसे बेंड होगा ये, ठीक है। ठीक है, बेंड वाली चीज को हटा देता हूँ मैं, कंफ्यूजन होगी बेकार की, ठीक है। बेंड, अब आपको पता है कंप्रेशन कहाँ होता है, टेंशन कहाँ होता है? ऊपर कंप्रेशन होता है, ठीक है। बेंड नीचे की तरफ करेगा ना, और नीचे टेंशन। तो यहाँ पर जो स्लैब का ये एरिया है, मैं स्लैब का जो ये एरिया है ना, ये एरिया, ये तो बीम हो गया आपका पूरा, ठीक है। पर जो कंप्रेशन एरिया है बीम का, कंप्रेशन एरिया मतलब ऊपर वाला एरिया, उसमें स्लैब का कुछ एरिया जुड़ जाता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एरिया है स्लैब का, एक्स्ट्रा एरिया है स्लैब का, ठीक है। जो बीम के कंप्रेशन एरिया के साथ जुड़कर कंप्रेशन को रेसिस्ट करेगा, ठीक है। तो स्लैब का कुछ पार्ट बीम के कंप्रेशन एरिया से जुड़कर, ठीक है, कंप्रेशन एरिया से जुड़कर उसके साथ कंप्रेशन को झेलने में मदद करेगा उसकी, ठीक है। और हमें पता है कंक्रीट हम कंप्रेशन के लिए देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका आपका बीम तो ये था, बट अल्टीमेटली आपका इतना बीम काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये समझ लो टी टी जैसा कुछ बन गया, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है, बट ऊपर कंप्रेशन एरिया इतना ही था आपका, पहले बीम इतना ही था, बट जो कि स्लैब का कुछ एरिया बीम के कंप्रेशन एरिया के साथ जुड़कर कंप्रेशन को जुड़कर अब कंप्रेशन को झेल रहा है, तो इसलिए वो अल्टीमेटली एक टी बीम बन चुका है। क्या बन चुका है? टी बीम, ठीक है। नीचे तो कोई एरिया एक्स्ट्रा नहीं आया है, यहाँ पर ये स्लैब के एरिया एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक है ना।
तो इसलिए ये अल्टीमेटली बन गया एक टी बीम। तो टी बीम में कहाँ एरिया, कितना एरिया लेते हैं, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर होता है, टी बीम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो सब हम आज समझेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी टी बीम से आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आपको बस ये थ्योरेटिकली समझना है, इसका बिहेवियर समझना है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन आरसीसी कंस्ट्रक्शन स्लैब एंड बीम्स आर कास्ट मोनोलिथिकली। मोनोलिथिकली मतलब एक साथ, ठीक है। जब हम बीम और स्लैब इन दोनों को अलग अलग कास्ट नहीं करते हैं, एक ही बार में दोनों को कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है आपका, ये देखिए ये ऐसे बीम है, ठीक है, इसके ऊपर ही स्लैब बैठी हुई है, ठीक है। तो हमने इसमें भी कंक्रीटिंग, इसमें, एक मिनट, ठीक है, ये आपकी स्लैब बैठी हुई है इस पे, ठीक है। तो इसमें और इसमें दोनों में कंक्रीटिंग हमने एक साथ करा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या बन गया, ये बन गया मोनोलिथिक, मतलब इसमें और इसमें जॉइंट बन चुका है, ठीक है, क्योंकि कंक्रीटिंग सेम सेम तरीके से करी है, सेम तरीके से सेम टाइम पे कंक्रीटिंग करी है, इसलिए इनका जो बिहेवियर होगा एक साथ होगा, ये टीम बन गई है, ठीक है, ये जुड़ गए कंक्रीटिंग की वजह से, ठीक है। तो इसलिए इनका बिहेवियर एक साथ होगा, इसलिए स्लैब का कुछ पार्ट बीम के कंप्रेशन एरिया से जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए, in such a construction a portion of slab acts integrally with the beam and bends along with the beam under the load। ठीक है, मैंने कहा था स्लैब का कुछ पार्ट बीम के कंप्रेशन एरिया के साथ जुड़ जाएगा और उसके साथ बेंड करने लगेगा, इसके वजह से बीम का जो कंप्रेसिव फोर्स है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, दिस फिनोमेना सीन बीम सपोर्टेड स्लैब सिस्टम एज शोन इन फिगर बिलो। ठीक है, मैंने बताया था, ये देखिए ऊपर स्लैब है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका स्लैब है, ठीक है, और ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है और ये आपका स्लैब है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बीम था, है कि नहीं, ये आपका बीम था, बट अब स्लैब का कुछ पार्ट बीम के कंप्रेशन एरिया के साथ जुड़ गया है, ठीक है, क्या हो गया है, जुड़ गया है, ठीक है। तो इसलिए, एक मिनट, हाँ, हाँ, तो इसलिए अब ये पूरा टी बीम की तरह काम कर रहा है, ठीक है, किसकी तरह काम कर रहा है, टी बीम की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या है, बीम के राइट में भी है और लेफ्ट में भी है स्लैब का एरिया, तो वो टी बीम बन गया। बट यहाँ पर देखिए एंड में बीम के सिर्फ राइट साइड में स्लैब का एक्स्ट्रा एरिया ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई स्लैब का एक्स्ट्रा एरिया नहीं है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एल बीम, ठीक है। तो दो तरीके के बीम होते हैं जो आपके स्लैब के एक्स्ट्रा एरिया को छोड़ने के बाद बनते हैं, एक बनता है टी बीम जहां पे आपके बीम के दोनों तरफ स्लैब का एक्स्ट्रा एरिया बीम के कंप्रेशन एरिया में जुड़ जाता है, और एक होता है एल बीम जो एंड में जो बीम होते हैं, जैसे अब जहाँ पे फ्लोर खत्म हो गया आपका, समझ लीजिए यहाँ पे फ्लोर खत्म हो गया आपका, ठीक है, तो वहां पर बीम के जो कंप्रेशन एरिया है उसके सिर्फ राइट में स्लैब का एक्स्ट्रा एरिया है, ठीक है, तो वो जुड़ रहा है इसके साथ, तो ये क्या बन गया, ये एल बीम बन गया ना, एल बीम के टाइप का बन गया, ठीक है, समझ गए। ये देखो, और देखिए इसके जो टॉप मोस्ट पॉइंट जो ई बीम का ऊपर वाला एरिया होता है, जो स्लैब का एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैंज, क्या बोलते हैं उसको, फ्लैंज, ठीक है। और जो बीम का एरिया होता है, ये बीम का तो इतना ही एरिया था, यही था बीम हमारा जो हमने बनाया था, इसके ऊपर स्लैब को बैठाया था हमने, ठीक है। तो उस बड़े एरिया को कहते हैं हम वेब, क्या बोलते हैं उसको, वेब, ठीक है। वेब किसको बोलते हैं, टी बीम के निचले वाले पार्ट को, और फ्लैंज किसको बोलते हैं, तो रेक्टेंगुलर वाला पार्ट होता है ऊपर जो स्लैब का पार्ट होता है और बीम के साथ जुड़कर उसके साथ बेंड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लैंज, और नीचे वाले से क्या बोलते हैं, वेब, ठीक है, समझ गए। चलिए, ये सब नेमिंग आएगी अभी, ठीक है, डाउट, ठीक है, चलिए। द पोर्शन ऑफ स्लैब विच एक्ट इंटेग्रली विद द बीम टू रेसिस्ट लोड इज कॉल्ड फ्लैंज ऑफ द टी बीम और एल बीम, ठीक है, बताया था स्लैब का वो वाला पार्ट जो बीम के साथ जुड़ता है, ठीक, मंदी सिंह अभी तो शुरू हुआ है टी बीम, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ सब समझेंगे हम, ठीक है, ठीक है। अब जंप मत किए टॉपिक्स को अभी, ठीक है, अभी बस इंट्रोड्यूस किया है मैंने, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो फ्लैंज किसको बोलते हैं, स्लैब का वो वाला पार्ट जो बीम के साथ जुड़कर उसके साथ बेंड होने लगता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लैंज, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द बीम बिलो द फ्लैंज इज कॉल्ड वेब और रिब ऑफ द बीम।
द इंटरमीडिएट बीम्स सपोर्टिंग द स्लैब आर कॉल्ड टी बीम। मैंने कहा था जहां पर बीम के दोनों साइड पे स्लैब है, ठीक है, तो वो टी बीम बनाएंगे। और एंड द एंड बीम्स आर कॉल्ड एज एल बीम्स, ठीक है। एंड में बीम के सिर्फ राइट साइड में आपका यहाँ पे देखो स्लैब है, लेफ्ट में स्लैब नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एल बीम बन पाएगा, ठीक है। चलिए, द फ्लैंज ऑफ द बीम contributes in assisting compression by adding more area of concrete in the compression zone। मैंने कहा था कंक्रीट बीम का जो कंप्रेशन जोन है उसमें आपका स्लैब का एरिया जुड़ रहा है, तो उसकी वजह से कंप्रेसिव फोर्स जो है आपका टी बीम का वो बढ़ रहा है। इसलिए टी बीम का जो कंप्रेशन फोर्स होता है वो आपके बीम से ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें स्लैब का एक्स्ट्रा एरिया कंप्रेशन में जुड़ गया है, ठीक है। However, if the flange is located in the tension zone, the concrete arc of the flange is to be neglected। ठीक है, देखिए ये आपका जो यूजफुल चीज है, ये जो मैं बता रहा हूँ कि कंप्रेशन फोर्स बढ़ जाता है, वो सिर्फ तभी बढ़ेगा ना जब आपका जो स्लैब का जो एरिया है जो जुड़ रहा है आपका बीम के साथ, वो आपका कंप्रेशन जोन में हो, है कि नहीं। क्योंकि कंक्रीट का फायदा कहाँ पर है, जब वो कंप्रेशन जोन में हुआ, है कि नहीं। पर अगर इन केस कोई ऐसा सिचुएशन अराइज करता है जहां पर आपका टी बीम का जो फ्लैंज है, फ्लैंज मतलब जो स्लैब का एरिया है जो बीम के साथ जुड़ रहा है, वो अगर स्लैब टेंशन में हो, अगर वो स्लैब टेंशन में हो तो क्या कोई फायदा होगा? क्या वो जो एरिया इंक्रीज हो रहा है उसके एरिया के इंक्रीज होने का कोई फायदा होगा? बताओ, नहीं होगा ना, क्योंकि वो टेंशन जोन में कंक्रीट का एरिया बढ़ा रहा है। और टेंशन जोन में तो वैसे भी कंक्रीट को हम क्या मानते हैं, क्रैक, क्योंकि कंक्रीट ब्रिटल होता है, टेंशन वो ले नहीं सकता। तो वहां पर स्लैब का जुड़ना कंक्रीट के साथ उसके एरिया को बढ़ाना कहाँ पर, टेंशन जोन में, कोई फायदेमंद फायदा नहीं देता, ठीक है ना। वो सिर्फ आपका उसको ब्यूटीफाई करने के पर्पज में यूज होता है। कैसे यूज होता है बताऊंगा मैं आगे जाकर, ठीक है। बट स्ट्रक्चरली आरसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप टेंशन जोन में उसको बढ़ा रहे हो। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर तो ओके है, ठीक है, क्योंकि देखो बेंड कैसे हो रहा है, यहाँ पर ऊपर कंप्रेशन है, नीचे टेंशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे टेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ टेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्रेशन एरिया में स्लैब का एरिया बीम के कंप्रेशन एरिया से जुड़ रहा है और कंप्रेसिव कंप्रेसिव फोर्स उसका बढ़ा रहा है, ठीक है। और इनकेस अगर टेंशन में होता और वहां पर अगर स्लैब आता तो कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। कैसे बताऊंगा मैं आगे जाके, ठीक है। चलिए, बस ये आपको याद रखना है कि फ्लैंज जो है वो स्लैब का पार्ट होता है जो आपके बीम के कंप्रेशन जोन में जुड़ता है। और जो अगर आपको टी बीम का एफिशिएंट यूज चाहिए तो वो तभी होगा जब आपका स्लैब का जो एक्स्ट्रा एरिया है वो बीम के कंप्रेशन जोन में आए, ठीक है। कंप्रेशन जोन में अगर टी बीम का फ्लैंज है तो ही उसका फायदा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपका बी एफ है, ठीक है, बी एफ, ठीक है। बी एफ मतलब फ्लैंज विड्थ, ठीक है, फ्लैंज विड्थ, ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लैंज या फ्लैंज विड्थ, ठीक है। ये बी डब्ल्यू है, ये मतलब आपका क्या होता है, विड्थ ऑफ वेब, ठीक है। ये क्या होता था, वेब होता था ना, ये वेब होता था, तो वेब का विड्थ जो है उसको बोलते हैं बी डब्ल्यू। वेब के डेप्थ को क्या बोलते हैं, डी डब्ल्यू, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा, वही होगा कंप्रेसिव कंप्रेसिव वाला टॉप फाइबर जो है वहां से लेकर एरिया ऑफ स्टील के मिड तक, वो क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ सबको पता ही है, ठीक है। जैसे बीम में होता था वैसा ही है यहाँ पे, ठीक है। आपको बस ये समझना है बी एफ क्या होता है आपका, फ्लैंज का विड्थ, डी एफ क्या होता है आपका, फ्लैंज का डेप्थ, डी डब्ल्यू क्या होता है आपका, वेब का डेप्थ, और बी डब्ल्यू क्या होता है आपका, वेब का विड्थ, ठीक है। सबको लिखा हुआ आएगा, मैंने ओवरऑल बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, सबसे पहले है ब्रेड्थ ऑफ वेब, ठीक है। ब्रेड्थ ऑफ वेब इज द विड्थ ऑफ द बीम सपोर्टिंग द स्लैब, ठीक है, ठीक है ना। मैंने बताया था ये कौन सा पार्ट है, स्लैब का पार्ट है, ठीक है, और ये बीम का पार्ट है। तो बीम क्या बनाता है, बीम बनाता है वेब, बीम क्या बनाता है, वेब। तो वेब का विड्थ क्या कहलाएगा, बी डब्ल्यू, क्या कहलाएगा, बी डब्ल्यू, ठीक है। चलिए, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ वेब टू डेप्थ ऑफ वेब, ठीक है, मतलब रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ वेब मतलब अपॉन डेप्थ ऑफ वेब, ठीक है। इस रेशियो की बात करेंगे अभी हम, ठीक है, ठीक है। वो कितना होता है बताएंगे, ठीक है। इस केप्ट एज 1/3 टू 2/3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका विड्थ ऑफ वेब अपॉन डेप्थ ऑफ वेब आपका 1/3 से 2/3 तक होता है, ठीक है। ये रेशियो याद रखना है आपको, कहाँ पे यूज आएगा देखेंगे इसको, ठीक है। ये होता है, ठीक है। चलिए,
फिर उसके बाद थिकनेस ऑफ फ्लैंज। थिकनेस ऑफ फ्लैंज मतलब फ्लैंज क्या होता है? फ्लैंज स्लैब का वो वाला पार्ट है जो बीम के कंप्रेशन एरिया में आके जुड़ रहा है, ठीक है। तो फ्लैंज हो गया, तो फ्लैंज की थिकनेस, थिकनेस को क्या बोलते हैं? डीएफ, ठीक है। किसके इक्वल होगा बताओ? अगर गिवन है कि स्लैब की थिकनेस 500 mm है, तो बताओ फ्लैंज की थिकनेस कितनी होगी? उतनी तो होगी, है कि नहीं? क्योंकि फ्लैंज क्या है? फ्लैंज अगर देखा जाए स्लैब का ही तो पार्ट है, तो अगर स्लैब का अगर थिकनेस गिवन होगा 500 mm समझ लो, तो डीएफ कितना होगा? यही तो होगा डीएफ, है कि नहीं? यही तो होगा डीएफ, ठीक है। चलिए, द थिकनेस ऑफ फ्लैंज ऑफ टी बीम इज इक्वल टू थिकनेस और डेप्थ ऑफ द स्लैब, मैंने कहा था, ठीक है। स्लैब जो फ्लैंज बना रहा है उसी के डेप्थ की इक्वल होगा, ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ठीक है। चलिए, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम इज जनरली द सम ऑफ ओवरऑल डेप्थ ऑफ फ्लैंज प्लस डेप्थ ऑफ वेब, ठीक है। क्या बताया था मैंने? देखो, इसको और इसको ऐड करोगे तो बताओ क्या बनेगा? डी तो बनेगा, है कि नहीं? इन दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल डेप्थ ही तो आएगा, है कि नहीं? तो एक कुछ नहीं है, ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ फ्लैंज मतलब डीएफ प्लस आपका डेप्थ ऑफ वेब डी डब्ल्यू, ठीक है। ये बोल रहा है, ठीक है। और कितना रखते हैं इसको, ये बताएंगे। 1/12 टू 1/15 टाइम्स द स्पैन। स्पैन मतलब समझ लीजिए आपका ये स्लैब है, ठीक है, और ये बीम है, ठीक है। तो दो बीमों के बीच में जितना उसका लेंथ है उसको हम बोलेंगे स्पैन, ठीक है। ठीक है, और इस स्पैन के 1/12 टू 1/15 टाइम्स होगा आपका ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। जो ओवरऑल डेप्थ है आपका वो 1/12 टू 1/15 होगा किसका? ऑफ एल। एल क्या है? स्पैन, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा स्पैन है? या तो सेंट्रो सेंटर स्पैन होगा, या तो वो वाला स्पैन होगा जहाँ, या तो आपका वो वाला स्पैन होगा जहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा होगा, ठीक है। कहाँ पे जीरो होता है, कैसे होता है, स्पैन कैसे निकालते हैं, समझेंगे हम, ठीक है, आगे जाके, ठीक है। अभी के लिए बस यह याद रखिए कि जो ओवरऑल डेप्थ होता है वो 1/12 टू 1/15 टाइम्स द स्पैन ऑफ द बीम, ठीक है। चलिए, और कंटिन्यूस बीम ओवरऑल डेप्थ इज अज्यूम्ड एज। कंटिन्यूस बीम मतलब मैंने बताया था कंटिन्यूस बीम क्या होता है, कि आपकी स्लैब जा रही है, बहुत सारे बीम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सपोर्ट्स पे एंड नहीं हो रहा है, सपोर्ट्स के आगे जा रहा है, सपोर्ट्स के भी आगे जा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस बीम, जहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट्स होते हैं, और आपका जो स्लैब होता है, ये बीम ही तो है, ये बीम सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और ये स्लैब है आपका, ठीक है। तो स्लैब आपका बीम के ऊपर खत्म नहीं हो रहा है, वो आगे बढ़े जा रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस बीम, ठीक है। कंटिन्यूस बीम बोलिए, कंटिन्यूस स्लैब बोल लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल डेप्थ में कुछ कुछ ये थंब रूल्स है, ठीक है। कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है ये यूज करना, ये थंब रूल्स है कि ऐसा रखते हैं जनरली, ठीक है। लाइट लोड 1/15 टू 1/20 ऑफ स्पैन, ठीक है। फॉर मीडियम लोड 1/12 टू 1/15 ऑफ स्पैन, ठीक है। फॉर हैवी लोड देखिए, जितने लोड, जैसे लोड आपका बढ़ रहा है वैसे आपका जो ओवरऑल डेप्थ का वैल्यू है वो भी बढ़ रहा है कि नहीं? 1/15 टू 1/20 था पहले स्पैन का, फिर 1/2 टू 1/15 हुआ, है ना, फिर 1/10 टू 1/12 हुआ, ठीक है। लाइट लोड, मीडियम लोड, हैवी लोड कितना होता है, क्या होता है, वो सब क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है, बीएफ, ठीक है। इफेक्टिव विड्थ, इफेक्टिव विड्थ क्या होता है? इफेक्टिव विड्थ मतलब वो विड्थ जो आपका एक्चुअली बेंडिंग में काम दे रहा है, ठीक है। जैसे आपको तो कुछ विड्थ दी रहेगी क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे समझ लीजिए बी आपका 1000 mm गिवन रहेगा, ठीक है। बट इफेक्टिव विड्थ निकालनी पड़ी है वीएफ, इसी को यूज करेंगे हम एनालिसिस में, ठीक है। इसको यूज करेंगे हम एनालिसिस में। जरूरी नहीं है कि जितना बी गिवन है हमें क्वेश्चन में वो पूरा का पूरा काम करेगा आपका फ्लैंज के बिट के हिसाब से, ऐसा नहीं है। आपको इफेक्टिव बिट ऑफ फ्लैंज निकालना पड़ेगा, ठीक है। किससे निकालेंगे? निकालेंगे इसी से ही, और कुछ फॉर्मुलेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं कुछ वैल्यूज पे, वो वैल्यूज क्या है समझेंगे हम, ठीक है। चलिए, बाकी एक काम करता हूँ, अभी सिर्फ 3 ही मिनट बाकी है इसका, मैं नया सेशन बनाता हूँ, आपको लिंक डालता हूँ, उस पर आइए, यहीं से शुरू करेंगे हम, ठीक है। नया सेशन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, जल्दी जल्दी सेशन में ज्वाइन कीजिए। चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या होता है, यहीं पे खत्म किया था हमने लास्ट सेशन, ठीक है। तो क्या होता है? दैट पोर्शन ऑफ स्लैब विच एक्ट्स इंटेग्रली विद द बीम एक्सटेंड्स ऑन ईदर साइड ऑफ द बीम फॉर्मिंग द कंप्रेशन जोन, ठीक है। मैंने कहा था इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज वो विड्थ है जो आपका बीम के साथ काम कर रहा है और कंप्रेशन को फेस करने के लिए उसके साथ काम कर रहा है, ठीक है ना, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज।
ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, सब समझेंगे आगे जाके हम। ठीक है, एक मिनट, चलिए। The effective width of flange mainly depends upon the span of beam, thickness of slab and the breadth of the web। ठीक है, किस किस पे डिपेंड किया? ठीक है, स्पैन ऑफ बीम मतलब समझ, अभी के लिए इसको समझिए एल। ठीक है, थिकनेस ऑफ स्लैब मतलब क्या हो गया, डी एफ। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ वेब मतलब क्या हो गया, बी डब्ल्यू। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लोड एंड सपोर्ट कंडीशन। ठीक है, सपोर्ट कंडीशन मतलब आपके सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से ना स्पैन का वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, कैसे होता है बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए याद रखिए, एक होता है एल, ठीक है, और एक होता है 0.7 एल। ठीक है, किसको कब यूज करते हैं अभी समझेंगे हम। ठीक है, कब यूज करके समझेंगे हम। ठीक है, दो वैल्यू होते हैं, एल होता है, 0.7 एल होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा आपको एल गिवन रहेगा, आपको कब 0.7 एल यूज करना है वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से पता लगेगा। ठीक है, बताऊंगा 0.7 एल कब यूज करते हैं। ठीक है, जनरली जब कंटिन्यूस बीम होता है ना, आपका कंटिन्यूस बीम बताया था मैंने, जो बीम सपोर्ट्स के ऊपर एक्सटेंड होता रहता है, सपोर्ट्स पे खत्म नहीं होता। ठीक है, तो उसको उस वक्त हम 0.7 एल लेते हैं। ठीक है, ठीक, कैसे लेते हैं जब बताऊंगा मैं आगे जाके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, आप समझ, बीएफ समझ गए थे हम। ठीक है, अब बीएफ के फॉर्मूले समझेंगे। ठीक है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज शुड नॉट बी ग्रेटर देन द ब्रेड्थ ऑफ वेब प्लस हाफ द सम ऑफ क्लियर डिस्टेंसेस टू एडजेसेंट बीम ऑन ईदर साइड ऑफ द बीम। कैसे दिखाता हूँ, देखिए, देख पा रहे हैं। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज मतलब बीएफ, ठीक है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन द ब्रेड्थ ऑफ वेब। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ वेब क्या होता था हमारा, बी डब्ल्यू प्लस हाफ द सम ऑफ क्लियर डिस्टेंसेस। क्लियर डिस्टेंस मतलब आपका इस बीम के फेस से, एक मिनट, हाँ, क्लियर डिस्टेंस मतलब आपके इस बीम के फेस से इस बीम के फेस तक, या क्लियर डिस्टेंस L1 L2। ठीक है, तो आपका जो बी एफ है, ठीक है, आपका जो बी एफ है वो बी डब्ल्यू प्लस L1/2 प्लस L2/2, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन। ठीक है, ठीक है, बीएफ का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से बीएफ निकालने के बाद आपको इस चीज से चेक करना है। ठीक है, ये भी तब चेक करना है जब L1 L2 क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, अगर नहीं गिवन होगा तो क्वेश्चन में सिंपली आपको बड़ा बी गिवन रहेगा, ऐसे गिवन रहेगा कि विड्थ आपका ये है बीम का। ठीक है, या फिर स्लैब का विड्थ इतना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप बीएफ निकालेंगे, और फिर बीएफ जो निकालेंगे वो इससे बड़ा या फिर इससे, जो भी गिवन रहेगा, या तो L1 L2 गिवन रहेगा या तो बड़ा बी गिवन रहेगा। ठीक है, बड़ा बी और बीएफ में क्या डिफरेंस है समझेंगे आगे जाके। ठीक है, आप बस ये ध्यान रखिए कि आपका क्वेश्चन में विड्थ ऑफ स्लैब गिवन रहेगा। ठीक है, जो आपका उसके ऊपर बीम के ऊपर रेस्ट कर रहा है। ठीक है, पर उस विड्थ ऑफ स्लैब से कितना विड्थ एक्चुअली इफेक्टिवली बेंड हो रहा है उसके साथ, उसको बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, तो वो हमें निकालना पड़ता है, और वो कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं, समझेंगे हम आगे जाके। ठीक है, ठीक है, आपको गिवन रहेगा, फ्लैंज विड्थ गिवन रहेगा, आपको गिवन रहेगा कि फ्लैंज का इतना विड्थ है। ठीक है, तो आपको उस फ्लैंज विड्थ से आपको पहले इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालना है, और उसके बाद एनालिसिस करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आगे जाके समझते हैं। ठीक है, चलिए, effective width of flange in compression zone। ठीक है, effective width of compression flange of the flange beam can be calculated as follows। ठीक है, तो पहले हम कंटिन्यूस बीम्स के लिए बात करेंगे। जब आपका कंटिन्यूस बीम मतलब जो आपका टी बीम है, जो आपका टी बीम है वो किसी बड़े स्लैब और बीम के कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। ठीक है, जैसे ऐसे है। ठीक है, स्लैब जा रहा है तो ये एक टी बीम हो गया, ये एक टी बीम हो गया, तो ये किसी का पार्ट है ना, अलग तो है नहीं, ये किसी का पार्ट है ये। तो जब ये किसी का पार्ट हो, किसी स्लैब बीम वाले सिस्टम का पार्ट हो, तब कैसे निकालते हैं वो समझते हैं हम पहले। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला है फॉर टी बीम। अगर टी बीम है तो कितना होगा, कंप्रेशन फ्लैंज का मतलब इफेक्टिव विड्थ फ्लैंज, बी एफ इज इक्वल टू एल नॉट बाई सिक्स प्लस बी डब्ल्यू प्लस सिक्स डी एफ। ठीक है, अब एल नॉट क्या है बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए, ये आपका स्लैब है। ठीक है, ये आपका स्लैब है, ये आपका बीम आया है, ये एक और बीम आया है, एक और बीम आया है। ठीक है, ठीक है, ये आपका बीम जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बीम क्या होता है, ऐसे बेंड करता है, ऐसे बेंड करेगा, ऐसे बेंड करेगा। बताया था मैंने कि देख कंटिन्यूस बीम है, तो एक मिनट, ऐसे नहीं करता हूँ मैं ड्रॉ।
ठीक है। ठीक है, ये आपका बीम है, तो ये ऐसे बेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे होगा, सपोर्ट को थोड़ा ऊपर आएगा क्योंकि नेगेटिव मोमेंट होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा होगा, देखिए यहाँ पर तो वैसे ही जैसे सेमी सपोर्टेड में आता है, फिर यहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगी। ठीक है, सपोर्ट्स के पास, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हुआ, समझ लीजिए यहाँ पे आपका जीरो लाइन है। ठीक है, इसके नीचे जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के बाद जाना है, पहले जीरो, पहले जीरो जीरो होना पड़ेगा उसको, उसके बाद नेगेटिव होगा वो। तो जहाँ पे जीरो हो रहा है ना, जहाँ पे जीरो हो रहा है, तो जैसे यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो, तो जहाँ पे जीरो हो रहा है उसके बीच का लेंथ जो होता है उसको बोलते हैं एल नॉट। ठीक है, तो जहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है ना, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। वैसे आपने जब स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा आपने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, आपको बस रिवाइज कर रहा हूँ। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है? जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है? जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन जो है उनके बीच का डिस्टेंस जो है क्या बोलते हैं? एल नॉट। क्या बोलते हैं? एल नॉट। इसी एल नॉट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन में वो गिवन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, ऐसे गिवन रहेगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज, समझ लीजिए 2000 mm, तो वो आपका एल नॉट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बी डब्ल्यू क्या है, डी एफ क्या है, सबको पता ही है। ठीक है, एल नॉट मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको। ठीक है, चिंता मत कीजिए, बस आपको पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एल बीम के लिए कैसे निकालेंगे? एल बीम के लिए कुछ नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो, देखिए यहाँ पे 6 है तो इसका डबल हो गया, यहाँ पे 6 है तो इसका हाफ हो गया। ठीक है, देखिए एल नॉट बाई 6 है, एल नॉट बाई 12 है, तो ये इसका हाफ ही तो है। एल नॉट बाई 12, एल नॉट बाई 6 का हाफ ही तो है, तो यहाँ पर ये हाफ हो गया और यहाँ पर ये हाफ हो गया, और ये सेम टू सेम वैसा का वैसे ही आ गया बी डब्ल्यू। ठीक है, ये दोनों फॉर्मुला समझ में आ गए और ट्रिक समझ में आ गए याद रखने का। ठीक है, टी बीम का क्या होता है? एल नॉट बाई 6, ठीक है, प्लस 6 DF प्लस बी डब्ल्यू। ठीक है, एल नॉट बाई 6 प्लस 6 DF प्लस बी डब्ल्यू किसका है? टी बीम का। और फिर उसके बाद एल बीम के लिए बी डब्ल्यू वैसे का वैसे ही आ गया, एल नॉट बाई 6 का एल नॉट बाई 12 बन गया, 6 DF का 3 DF बन गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो क्या क्या है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। ठीक है, मैंने बताया था आपको कंटिन्यूस बीम के लिए क्या होता है? एल नॉट 0.7। देखिए आपका इफेक्टिव स्पैन गिवन रहेगा। ठीक है, देखिए जनरली आपका सिंपली, अगर सिंपली सपोर्टेड हुआ, वो सिंपली सपोर्टेड, तो बताओ बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा? ऐसा ही तो होगा सीधा, है कि नहीं? यहाँ मैक्सिमम, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो यहाँ पर जितना इफेक्टिव स्पैन है उतना ही तो हो गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वाला लेंथ। आपके कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? जहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, यहाँ जीरो हुआ, यहाँ जीरो हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का लेंथ एल इफेक्टिव क्या होता है? जनरली एल इफेक्टिव होता क्या है? जहाँ पे आपका इफेक्टिवली बेंड हो रहा है, जहाँ पर आपका एक सपोर्ट पे मोमेंट जीरो हो रहा है और दूसरे सपोर्ट पे जहाँ मोमेंट जीरो होता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसी को तो बोलते हैं एल इफेक्टिव। तो एल एफ, तो आपका अगर सिंपली सपोर्टेड है, मतलब आपका टी बीम अलग है, किसी कंटिन्यूस बीम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो उस वक्त तो आपका एल नॉट एल इफेक्टिव के इक्वल होगा। ठीक है, एल क्लियर से, ये इस एल नॉट को एल क्लियर से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, एल क्लियर अलग चीज थी जो हम यूज करते थे शेयर के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम एल नॉट, यहाँ पे एल इफेक्टिव होगा अगर वो सिंपली सपोर्टेड हुआ, तो क्या होगा? अगर वो सिंपली सपोर्टेड हुआ। ठीक है, समझ लीजिए आपका, समझ लीजिए कि आपका सिर्फ एक ही स्लैब है, सिर्फ एक ही स्लैब है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर एक बीम है, यहाँ पर एक बीम है। ठीक है, और यहाँ पर आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? ऐसे ही तो होगा। तो यहाँ पर आपका जो एल इफेक्टिव होगा वही आपका एल नॉट बन जाएगा, उसी को आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, और अगर कंटिन्यूस बीम हुआ, कंटिन्यूस बीम मैंने बता दिया है, जो स्लैब है वो बीम पे खत्म नहीं हो रहा है, वो बीम के भी आगे जा रहा है। ठीक है, वो होता है कंटिन्यूस बीम। तो वहां पर एल नॉट को क्या लेंगे आप? 0.7 टाइम्स द इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, वहां पे क्या होगा? इफेक्टिव स्पैन क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा ये। ठीक है, तो आपको देखना है कंटिन्यूस बीम है, तो आपको एल नॉट निकालने के लिए, एल नॉट निकालने के लिए 0.7 इंटू एल इफेक्टिव, तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करके उससे आपको एल नॉट मिलेगा।
ठीक है, किस कौन से केस में, कंटिन्यूस बीम के केस में, ठीक है। और उस एल नॉट को आप इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में पुट इन करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ये फॉर्मूलेज देखो, और इस फॉर्मूलेज में एल नॉट क्या है, बी डब्ल्यू क्या है, डी एफ क्या है, देखो नीचे और बताओ कोई डाउट है फॉर्मूलेज में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है टी बीम का सबसे मेन फॉर्मूला, ठीक है। आगे जाके फिर हम कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यही है मेन चीज, ठीक है। इसके बाद ये किसके बारे में बात की है मैंने, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस बीम का। ये कंटिन्यूस बीम के फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। जहां पर आपका टी बीम जो है वो एक बहुत ही बड़े बीम और स्लैब के सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, अकेला नहीं है कहीं पर, ठीक है। तब है ये वाले फॉर्मूले, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम आइसोलेटेड टी बीम और आइसोलेटेड एल बीम के बारे में बात करेंगे, मतलब एल बीम और टी बीम अकेला है, ठीक है। बिल्कुल यार, अगर वेब के डेप्थ वेरी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल उसी के हिसाब से आपको एल इफेक्टिव या फिर बी एफ की वैल्यूज आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ेंगे आइसोलेटेड बीम्स के लिए, ठीक है, जहां पर आपका टी बीम या एल बीम किसी बड़े स्लैब बीम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वो आइसोलेटेड है, एक ही जगह पर कहीं पे टी बीम बना हुआ है आपका, ठीक है। तो आप कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव विड्थ शैल बी ऑब्टेन्ड एज बिलो, बट नो केस बट इन नो केस ग्रेटर देन द एक्चुअल विड्थ, मतलब आपका क्या आएगा, फ्लैंज का एक विड्थ गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। समझ लीजिए वो है आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा बड़ा बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन होता है आपका, अगर क्वेश्चन में सिर्फ गिवन है फ्लैंज विड्थ इतना है, ठीक है, तो उसका मतलब आपको बड़ा भी गिवन है, वो बी एफ गिवन नहीं है आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि वो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज है, तो आपको वो बी एफ गिवन है, फिर आपको बी एफ निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर जनरली क्वेश्चन में सिर्फ आपका फ्लैंज का विड्थ गिवन रहता है, ठीक है, फ्लैंज का विड्थ, इफेक्टिव विड्थ नहीं, सिर्फ फ्लैंज विड्थ, तो वो बड़ा बी होता है, ठीक है। तो उससे हम बी एफ निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, फॉर्मुलेस देखते हैं। उसको निकालने के बाद आपको ये चेक करना है कि बी एफ जो आपने निकाला वो कहीं बी से बड़ा तो नहीं हो गया, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। आप बी से बी एफ को निकालेंगे और ये भी चेक करेंगे कि जो बी एफ निकला है आपका, वो आपका बड़े बी जो एक्चुअल बिट गिवन है क्वेश्चन में उससे बड़ा ना हो, ठीक है। कंफ्यूजन हो रही है, एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, समझ लेंगे उससे, वैसे न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके पेपर में, बट फिर भी आपके ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटा सा न्यूमेरिकल करा लेंगे, ठीक है। जिसमें इफेक्टिव बिट ऑफ फ्लैंज भी निकालेंगे, ठीक है, कंप्रेशन फोर्स वगैरह सब कुछ निकालेंगे उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइसोलेटेड टी बीम के लिए बी एफ इज इक्वल टू एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, ठीक है। ये जो बी गिवन है ना, ये बोल रहा है बड़ा बी, ठीक है। बड़ा बी या सिंपली बी, ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए, दोनों सेम थिंग है, ठीक है। मैंने बड़ा बी बोला है, यहाँ पर छोटा बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये छोटा बी जो है ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपको गिवन इन क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और एल नॉट मैंने बताया था आपको, जो कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच का जो लेंथ है, ठीक है, कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच का जो लेंथ है, कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता था, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो होता था, ठीक है। आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज दिस, तो उसको आप क्या लेंगे, एल नॉट, ठीक है। और उस एल नॉट को आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। बी डब्ल्यू को पता है क्या होता है, विड्थ ऑफ वेब, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आइसोलेटेड टी बीम के लिए हो गया। एल बीम के लिए कैसे करेंगे, बी डब्ल्यू वैसे का वैसे ही रहेगा, एल नॉट के साथ आप पहले टर्म के साथ आप हाफ मल्टीप्लाई कर इसके साथ आप हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए और बी डब्ल्यू वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। ट्रिक मैंने बताई थी, ठीक है, समझ गए। पहले वाले टर्म के साथ देखिए 0.5 मल्टीप्लाई हाफ मल्टीप्लाई जो भी है वही चीज है, सेम ही चीज है, ठीक है। तो 0.5 मल्टीप्लाई कर दिया और बी डब्ल्यू वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड टी बीम, आइसोलेटेड एल बीम के फॉर्मूलेज हैं, क्या निकालने के लिए, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालने के लिए, ठीक है। समझ गए, फॉर्मूले समझ गए, ठीक है। जब कंटिन्यूअस था मतलब वो किसी स्लैब और बीम का हिस्सा था, तो तब क्या फॉर्मूला था, एल नॉट बाई सिक्स प्लस 6 bf प्लस बी डब्ल्यू, किसके लिए, टी बीम के लिए। और यहाँ पर क्या था एल बीम के लिए, 0.5 नहीं लिखता हूँ वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, L0/12 प्लस 3 df प्लस बी डब्ल्यू, ठीक है। ट्रिक मैंने बताया था क्या है, बी डब्ल्यू वैसे का वैसे ही आ गया, डी एफ के साथ हाफ मल्टीप्लाई कर दिया 3 बन गया, L0/6 के साथ हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, L0/12 बन गया। ये क्या है, जब वो किसी बड़े बीम और स्लैब के सीरीज का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये है आइसोलेटेड के लिए, ठीक है, समझ गए। ये चार फॉर्मुले थे आज की क्लास के लिए, समझ गए तो आप लोग।
ये 4 फॉर्मूले समझ गए ना? कोई डाउट है बताओ? आज क्लास में कोई डाउट है? क्योंकि आपका मेरे ख्याल से यहीं पे खत्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इन्वर्टेड टी बीम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, अब पढ़ेंगे इन्वर्टेड टी बीम। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, खत्म कर देंगे। फिर अगली क्लास में हम बस एनालिसिस पढ़ेंगे टी बीम का। ठीक है, इन्वर्टेड टी बीम कुछ नहीं है, जैसे समझ लीजिए टी बीम ऐसा होता है ना। ठीक है, अगर किसी भी केस की वजह से टी बीम ऐसा बन गया, वहां पर अगर बीम ऊपर आ गया और स्लैब नीचे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इन्वर्टेड टी बीम। क्या बोलेंगे इसको? इन्वर्टेड टी बीम। ठीक है, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, सब समझते हैं। ठीक है, चलिए। Invert beam are used when the provision of the web part of the beam under the slab is not desirable and the web is provided above the slab. ठीक है, web मतलब beam। ठीक है, वही मैंने बताया था, web is provided above the slab। ठीक है, बताया था मैंने, अगर beam ऊपर हुआ और slab नीचे हुआ तो वो क्या बन जाएगा? inverted T beam। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The beam in which the roof ceiling is flat or plane and the beam projects above the slab is called inverted T beam। है ना? ऐसे मान लीजिए आपका छत बन रही है, छत का ये स्लैब है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, बीम नीचे होता है। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि छत के नीचे आपको दिखेगा कि बीम जा रहे हैं। ठीक है, बट इन केस अगर बीम नीचे ना होकर आपके स्लैब के ऊपर बन गए। ठीक है, ये आपकी छत है, यहाँ पर आप खड़े हो। ठीक है, तो जनरली बीम आपका यहाँ पर होता है, बट बीम यहाँ पर ना होने के बजाय बीम ऊपर बना दिए हैं। ठीक है, अगर नीचे ना होने के बजाय बीम को ऊपर बना दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड टी बीम बन गया ना ये। इन्वर्टेड टी बीम बन गया ये। ठीक है, कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, समझेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बीम ऊपर स्लैब नीचे, समझ गए? चलिए, अब प्रोवाइडेड फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, पहला सिचुएशन ये है, कभी कभी क्या होता है कि आपका हेडरूम बढ़ाने के लिए, हेडरूम मतलब अब देखिए ये छत है आपकी। ठीक है, और ये आपका फ्लोर है। तो अगर यहाँ पे बीम आया, देखेंगे कि फ्लोर से लेके छत का जो लेंथ है वो इतना है, यहाँ पर एल। ठीक है, पर यहाँ पे बीम होने की वजह से छत से लेके फ्लोर तक, समझ लीजिए ये फ्लोर है। ठीक है, और ये आपका टेरेस है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर तो एल डिस्टेंस मिल रहा है आपको पूरा, पर यहाँ पर जो बीम आ गया, बीम याद है, जो भी समझिए इसको आप। ठीक है, तो यहाँ पर एल डैश हो गया, लेंथ है ना। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे कोई खड़ा हो पा रहा है इतना लंबा बंदा, तो बंदे के बारे में तो बात करूंगा, इतना लंबा बंदा होता नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ पर आपका एल डिस्टेंस का आपको डिस्टेंस क्लियर हाइट मिल रहा है, यहाँ पे एल डैश मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीम की वजह से आपका आपको कम हाइट मिल रही है वहां पे। ठीक है, तो एल डैश लेस देन एल। ठीक है, राजीव मैं बताऊंगा ना आपको, कुछ तो बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो जहां पर हमें ज्यादा हाइट चाहिए होती है, ठीक है, हमें फ्लोर से ज्यादा हाइट चाहिए होती है, क्या करते हैं हम, बीम को यहाँ ना बनाकर बीम को ऊपर बना देते हैं। ठीक है, तो हमने बीम को यहाँ से हटा दिया, हमने बीम को अब ऊपर बना दिया। यहाँ पे एल डैश, जहां पर आपका हाइट कम मिल रही थी, आपको पूरा एल मिल रहा है अब, पूरी हाइट मिल रही है आपको अभी। अभी समझोगे राहुल, आपको बहुत डाउट्स आ गए, हम समझेंगे आप। ठीक है, पहले समझ लो यार, फिर डाउट्स पूछो यार। डाउट्स पूछने के लिए मैं लास्ट के 5 मिनट देता हूँ ना आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बीम प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बीम प्रोवाइड कर दिया हमने। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे कॉलम्स होंगे, कॉलम्स तो होंगे ना यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए स्लैब को। ठीक है, कॉलम्स होंगे यहाँ पे, पर जो बीम्स है जो हम यहाँ पर देते थे सपोर्ट करने के लिए, वो यहाँ पर नहीं है अब। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है, बीम को हमने ऊपर दे दिया है। ठीक है, और क्या फायदा हुआ इससे, हमारा जो हाइट है, जो फ्लोर का हाइट है वो बढ़ चुका है अब। ठीक है, ठीक है, तो ये गिवन है यहाँ पे, the slab is on tension side and if of no use unlike proper T-beam where part of slab resist in compression। ठीक है, देखिए क्या बता रहा है ये, जनरली क्या होता है, ये आपका स्लैब होता है और ये आपका बीम होता है। ठीक है, तो बीम के कंप्रेशन एरिया में आपका स्लैब का एरिया आ गया और बढ़ गया इसका एरिया, तो इससे क्या हुआ, कंप्रेशन फोर्स बढ़ गया कि नहीं? कंप्रेशन फोर्स आपका बढ़ गया है कि नहीं? बट आपका इन्वर्टेड टी बीम में क्या हो रहा है, इन्वर्टेड टी बीम में ये है स्लैब और ये है बीम। ठीक है, जो बीम के नीचे आ रहा है स्लैब, है कि नहीं? बीम के नीचे आ रहा, बीम के नीचे क्या होता है, टेंशन, है ना? तो टेंशन एरिया में आके स्लैब का एरिया जुड़ रहा है कि नहीं?
तो यहाँ पर ये सिर्फ मैंने बताया था आपको कि जब आपका स्लैब टेंशन एरिया में आके जुड़ जाता है ना? स्लैब आपका कौन से एरिया में जुड़ गया है? टेंशन एरिया में। तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपका यहाँ पर फ्लोर है, आपको हाइट ज्यादा मिल गई, आपको हाइट ज्यादा मिल गई। ये छत है आपकी, ठीक है, ये आपकी छत है, ये टेरेस है आपकी, और टेरेस में ये काम कर रहे हैं हम लोग, ये बीम को ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपका फ्लोर है। पर पर अगर स्ट्रक्चरली देखें, तो बहुत लोगों ने अभी बोला कि स्लैब हम कहाँ देते थे? कंप्रेशन जोन में, जहाँ से कंप्रेसिव फोर्स बढ़ता था। बट यहाँ पर हमने कहाँ दे दिया स्लैब को? टेंशन जोन में दे दिया। तो अगर टेंशन जोन में स्लैब दे दिया आपको, तो स्लैब किस चीज, कंक्रीट का है, तो वो तो कोई फायदा देगा नहीं, है ना? कोई फायदा देगा कि नहीं फायदा नहीं देगा यहाँ पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा, अगर हमें हाइट बढ़ानी है फ्लोर की, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए यूज आएगा। वरना स्ट्रक्चरली आरसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। आपने बीम को ऊपर प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? स्लैब जो है बीम के टेंशन एरिया में आके जुड़ रहा है, तो कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। बस हाइट बढ़ाने के लिए, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सुंदर लगे वो, हमें बीम ना दिखे वहां पर, ठीक है। कोई अगर आपके आपके अगर टेरेस आपका फ्लैट है, बिल्कुल कोई बीम नहीं है उसमें, तो वो ज्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। बीम उसमें ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं वो, समझ रहे हो? स्ट्रक्चरली कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है उसका, आरसीसी के हिसाब से गलत है वो चीज, क्योंकि आप स्लैब को टेंशन एरिया में डाल रहे हो। बट सिर्फ उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, या फिर फ्लोर का हाइट बढ़ाने के लिए, हम बीम को स्लैब के नीचे के बजाय स्लैब के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। बट स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। देखिए, अगर ऊपर नहीं देंगे तो बीम को स्लैब को सपोर्ट करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, कि टंगेगा किससे स्लैब, बताओ आपका? एक टाइप ऑफ हैंगर ही तो हो गया, टंग तो गया ना ऊपर से कम। टंगेगा कैसे फिर आपका स्लैब, बताओ? स्लैब रुकेगा कैसे वहां पर, ये बताओ, है ना? स्लैब रुकेगा कैसे? इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं हम, मैंने बताया था आपको। देखिए क्या होता है, जैसे आपका कोई कोई स्लैब है, कोई बीम समझ लीजिए, बीम का लेंथ बीम का लेंथ जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही डिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं? ये सबको पता है, उतना ही डिफ्लेक्ट करेगा। जितना उसका क्लियर लेंथ ज्यादा होगा, उतना ही डिफ्लेक्ट करेगा वो ज्यादा, है कि नहीं? तो उसके डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हम लोग क्या देते हैं? बीम दे देते हैं ऊपर, ठीक है। ताकि अब वो यहाँ से लेकर यहाँ से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो यहाँ से यहाँ डिफ्लेक्ट करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा बीम की वजह से, फिर यहाँ से यहाँ डिफ्लेक्ट करेगा, बीम के ऊपर से यहाँ पे ऊपर चला गया, ठीक है। इतना डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्शन कम कर दिया हमने उसका, ठीक है। तो बस ये एक फायदा है कि डिफ्लेक्शन कम हो जाता है स्लैब का, ठीक है। वरना स्लैब बीम का कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रहा है, बीम सिर्फ स्लैब का जो लेंथ है, कंटिन्यूस लेंथ, उसको कम कर रहा है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन कम कर रहा है बस, ठीक है। ग्राउंड लेवल बढ़ा सकते हैं मतलब? कुरान में समझा नहीं आपकी बात, ठीक है। ग्राउंड लेवल बढ़ाएंगे क्यों? ग्राउंड लेवल को कम कर, आप ये बोल रहे हो कि ग्राउंड लेवल को चेंज कर लो आप, है ना? तो देखिए, बिल्डिंग में एक फ्लोर तो है नहीं, नीचे से फ्लोर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आपके बिल्डिंग का जो हाइट होता है ना, वो दिल्ली में रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि दिल्ली में अर्थक्वेक आता है, ठीक है। दिल्ली में प्लेन्स भी बहुत आते हैं, तो इसलिए हाइट जो है बिल्डिंग का रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो अगर बोला है कि 50 मीटर में आपको 12 फ्लोर बनाने हैं, और 12 के 12 फ्लोर के जो हाइट है वो 3.5 से 4 मीटर के बीच में होना चाहिए। तो इतना हाइट हर एक फ्लोर में देना, और बीम भी देना और स्लैब भी देना, तो ये सब मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उस वाले पार्ट्स में हम लोग बीम को स्लैब के ऊपर देते हैं, ताकि क्लियर हाइट भी मेंटेन रहे, हाइट भी मिल जाए हमें फ्लोर में, ठीक है, ठीक है, और हमारा डिफ्लेक्शन भी कम रहे स्लैब में, ठीक है। बाकी ये वाला जो सिचुएशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ब्यूटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मायने रखता है। आरसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि बीम के टेंशन जोन में आके प्लान जुड़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन वन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिचुएशन टू इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिचुएशन टू में बात करेंगे हम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Therefore, inverted T beam acts like simply a rectangular beam projecting above the slab, ठीक है। समझ गए? स्लैब का जो एरिया आगे जुड़ रहा है बीम से, कहाँ पर जुड़ रहा है? टेंसाइल जोन में। तो उसके एरिया को लेने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ बीम को सिंपली एनालाइज कीजिए। जो टी बीम का एरिया, जो स्लैब का एरिया आके जुड़ रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है,
टेंशन जोन में कंक्रीट का एरिया बढ़ रहा है, उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंक्रीट टेंशन में वीक होता है, ठीक है। द डेप्थ ऑफ बीम इज मेजर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम टू द बॉटम ऑफ स्लैब, ठीक है। ठीक है, क्या होता है देखिए, जब टीवी में ऐसा होता था तो डेप्थ कहाँ से गिनते थे, ऊपर से लेके नीचे तक, फ्लैंज के टॉप से लेके वेब के बॉटम तक, और यहाँ पर क्या करेंगे, वेब के बॉटम से लेकर, वेब के टॉप से लेकर फ्लैंज के बॉटम तक, ठीक है। उल्टा ही हो गया ना, बस यही हो गया, टीवी में अगर उल्टा हो गया, डेप्थ डेप्थ मेजर करने का तरीका भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज ओनली फॉर एस्थेटिक पर्पसेस, मैंने बताया था, तो रूफ टू मेक रूफ लुक मोर अट्रैक्टिव बाय हैविंग अ प्लेन सीलिंग, मैंने बताया था, ठीक है। सिस्टम इज यूज्ड टू फॉर सेविंग स्पेस एंड प्रोवाइडिंग मोर क्लियर हाइट, ठीक है, और ज्यादा हाइट रूम में देने के लिए हम बीम को स्लैब के नीचे की जगह स्लैब के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ टी बीम रूफ सिस्टम इज पॉपुलर फॉर आर्किटेक्ट बट नॉट फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइनर, स्ट्रक्चरल डिजाइनर मतलब हम लोग आरसीसी वाले बंदे, ठीक है। हम लोग डिजाइन करेंगे तो बताएंगे कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, क्योंकि आपका जो फ्लैंज का एरिया है वो बीम के टेंशन एरिया में आगे जुड़ रहा है, तो कोई फायदा नहीं है इसको देने का। बट आर्किटेक्ट बोलेगा कि हमें ज्यादा हाइट चाहिए, हमें सुंदर चाहिए, हमें छत बिल्कुल प्लेन चाहिए, फ्लैट चाहिए, हमें कोई बीम दिखना नहीं चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर बीम ऊपर देंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट आरसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। चलिए, सिचुएशन टू इंपॉर्टेंट, सिचुएशन टू पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिचुएशन टू, अब देखिए क्या बताया था मैंने, ये आपका स्लैब है ना, और ये ऊपर टीवी मारा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें अगर फायदा चाहिए तो फायदा कैसे आएगा हमारे पास टी बीम का, बताओ। तभी आएगा ना जब ये स्लैब जो है वो इसके टी जो बीम है उसके कंप्रेशन जोन में अगर स्लैब आगे जुड़े तो ही फायदा है, ठीक है। तो ये बताओ, अब से क्वेश्चन पूछता हूँ, हमने कैंटिलीवर पढ़ा था, कैंटिलीवर बीम पढ़ा था ना, इनमें से पढ़ा था। कैंटिलीवर में ये बताओ कंप्रेशन कहाँ पर होता था, ऊपर की नीचे, फटाफट चैट में आंसर दो। कैंटिलीवर में, ये कैंटिलीवर है आपका, ठीक है, कैंटिलीवर ऐसे बेंड होता है, ठीक है। तो बताइए कैंटिलीवर में कहाँ होता है कंप्रेशन, ऊपर की नीचे, फटाफट बताओ। नीचे, बिल्कुल सही है कि नहीं, नीचे होता है, ठीक है। और इन्वर्टेड टी बीम में फ्लैंज कहाँ पे आके जुड़ रहा है, जल्दी बताओ, फिर से आंसर बताओ। इन्वर्टेड टी बीम में आपका जो फ्लैंज है स्लैब वाला, वो बीम के कहाँ पे आगे जुड़ रहा है, ऊपर की नीचे, जल्दी बताओ आंसर। नीचे, नीचे जुड़ रहा है ना आके, ये बताओ, कुछ हिंट आया सेकेंड सिचुएशन में, यही है, यही है वो चीज, अब हिंट आया ना। इन्वर्टेड टी बीम आरसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर हमारा दोनों फायदा हो, एक तो बीम आपको ऊपर रहे, आपको ज्यादा हेड स्पेस मिल जाए, और दूसरा जो स्लैब आ रहा है वो आके बीम के कंप्रेशन जोन में आके जुड़े, वो फायदा भी आ जाए, तो दोनों फायदे हैं इसमें, आर्किटेक्ट भी खुश है और हम भी खुश हैं, आरसीसी डिजाइनर्स भी खुश हैं, ठीक है। समझ गए ना, ये सिचुएशन टू यही है कि कैंटिलीवर में अगर आपका टी बीम बन रहा है तो उसमें अगर आप बीम को ऊपर दे दोगे और स्लैब को नीचे रखोगे तो इन्वर्टेड टी बीम बन जाएगा, ठीक है। और कैंटिलीवर में कंप्रेशन कहाँ पर होता है, नीचे होता है, तो जो आपका फ्लैंज है स्लैब है वो बीम के नीचे में नीचे आके जुड़ा, ठीक है, जहाँ पे कंप्रेशन है तो कंप्रेशन एरिया भी बढ़ गया, है कि नहीं, और हेड स्पेस भी मिल गया हमें, ठीक है। समझ गए, सिचुएशन टू यही है, यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम एग्जाम में यही पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। यही क्योंकि आरसीसी में इंपॉर्टेंट ही ये सिचुएशन है, ठीक है। चलिए अब डायग्राम देखते हैं, समझ सब लोग गए, समझ सब लोग समझ गए हैं, ठीक है। ये देखिए डायग्राम, समझ रहे हो क्या भाई, ठीक है। समझ लो कि यहाँ कोई बिल्डिंग है, समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है। और ये इस बिल्डिंग का छज्जा है, समझ लीजिए छज्जा है बिल्डिंग का, और यहाँ पर एंट्रेंस है जहाँ से आप आ रहे हो। आप आपको समझ में आ रहा है कुछ, अब कुछ याद आ रहा है, कहीं पर देखा है ये, कभी कभी कहीं पर देखा है, किसी बिल्डिंग में घुस रहे हो उसका छज्जा बाहर आ रहा है, कभी बारिश हो रही हो कि छज्जे के नीचे, किसी छज्जे के नीचे जाके आप छुप गए, सब कुछ याद आ रहा है, छज्जा कहाँ पर है, कहाँ पर छज्जा होता है, कैंटिलीवर कैसे बनता है, समझ में आ रहा है ना। बारिश हो रही है, छज्जे में नीचे जाके छुप गए, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्च बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पोर्च, ठीक है। ये जनरली आपके एंट्रेंस में होता है, ठीक है, जनरली आपका एंट्रेंस में होता है। अब बड़े बड़े होटल्स देखेंगे ना, बड़े बड़े होटल्स में भी बाहर की तरफ एक प्रोजेक्शन आ रहा होता है, जिसके ऊपर ये लोग घास वास उगा उगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे घास वास होती है यहाँ पे, ठीक है, घास वास उगा देते हैं, ठीक है, या फिर स्विमिंग पूल होता है इसके ऊपर, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं होता, यहाँ पर सपोर्ट है, किससे सपोर्ट ले रहा है, बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, बिल्डिंग से सपोर्ट ले रहा है वो, ठीक है, पर आगे की तरफ कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो क्या बन कैंटिलीवर बन गया,
कैंटिलीवर बन गया, कैसे करेगा बेंड, ये ऐसे करेगा बेंड, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये बीम है आपकी, तो बीम का कहाँ कंप्रेशन हो गया यहाँ पे, क्लियर से पूछ लेते हैं यहाँ पे, यहाँ कंप्रेशन या टेंशन है कि नहीं, क्योंकि कैंटिलीवर है ये, और कंप्रेशन एरिया में आके कौन जुड़ गया, स्लैब जुड़ गया, तो ये बन गया आपका टी बीम, है कि नहीं, बीम ऊपर स्लैब नीचे, इन्वर्टेड टी बीम बन गया। समझ में आ गया इसका बिहेवियर समझ में आ गया ना, ठीक है। तो सेकेंड बार सिचुएशन आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए मैंने बना दी कैनपी, कैनपी बोल सकते हैं, कैनपी क्या होता है आपका, कैनपी जनरली क्या होता है, एक मिनट, एक मिनट। कैनपी जनरली क्या होता है, जैसे कि पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है आपकी, ठीक है, ये पेड़ है, ये पेड़ की पत्तियां हैं, यहाँ पे आके बैठ गए, ठीक है, यहाँ पे आके बैठ गए, इसको बोलते हैं कैनपी। कैनपी एक तरीके का छाया होता है, क्या होता है, छाया देते हैं ना, ये क्या दे रही है, छाया दे रही है ये। तो इसी तरीके से क्या होता है, आपका जो ये बिल्डिंग बनी हुई है कोई, ठीक है, तो बिल्डिंग के बाहर एक कैंटिलीवर पोर्च आ रहा होता है, पोर्च या फिर कैनपी, ठीक है, यहाँ पर आके आप छाया ले सकते हो, है कि नहीं, यहाँ पे खड़े हो जाते हो आप, छाया लेते हो, तो बारिश आपके ऊपर नहीं आती है। तो यहाँ पर आपका ये होता है, यहाँ पर बीम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, ये बीम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, और ये स्लैब है आपका, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैनपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैनपी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो कैसे बेंड करेगा ये, ऐसे बेंड करेगा, है कि नहीं। यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे कंप्रेशन, कंप्रेशन एरिया में कौन आ गया जुड़कर, स्लैब आ गया, तो स्लैब आ गया तो क्या बन गया, ये इन्वर्टेड टी बीम बन गया, है कि नहीं, इन्वर्टेड टी बीम बन गया, है कि नहीं। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 3 कैंटिलीवर बीम्स हैं, है कि नहीं, ये 3 कैंटिलीवर बीम है, और यहाँ पे आके स्लैब जुड़ गया इनके साथ, है कि नहीं, यहाँ पे इनके साथ आके स्लैब जुड़ गया, तो क्या बन गया, इन्वर्टेड टी बीम बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, ठीक है। समझ गया ना इसका बिहेवियर। चलिए ठीक है, एक मिनट यार, क्या कर दिया मैंने, हाँ। As shown in the figure, canopy supported by 3 cantilever beams, ठीक है, ये आपकी कैनपी है, ठीक है, ये कैनपी है आपकी, ठीक है। तो ये सपोर्टेड किससे है, 3 कैंटिलीवर बीम सपोर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। आकाश मोनोलिथिक का मतलब मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। अगर कभी आपको शॉर्ट नोट ऑन मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन में बता सकते हो आप, कि जहां पर आपका स्लैब और बीम एक साथ कास्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ दोनों की कंक्रीटिंग हो रही है, ठीक है, ठीक है। फ्लैट सीलिंग दे दिया ना, बीम नीचे नहीं है ऊपर है, तो नीचे की तरफ फ्लैट हो गया छत आपका, ठीक है। कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम इज एट बॉटम, क्योंकि कैंटिलीवर एक्शन है कि नहीं, कैंटिलीवर है तो नीचे होगा कंप्रेशन फ्लैंज उसका। तो फ्लैंज एक्शन ऑफ स्लैब इज इफेक्टिव एंड बीम्स ए बी सी विल एक्ट एज टी बीम इन्वर्टेड, ठीक है, समझ गए। तो इन्वर्टेड टी बीम का सेकंड सिचुएशन समझ में आ गया सबको, सेकंड केस समझ में आ गया इन्वर्टेड टी बीम का, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एल नॉट बाई 6 प्लस 6 डी एफ प्लस बी डब्ल्यू, एक फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने, है ना। फिर फॉर्मूला पढ़ा था हमने एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, ठीक है, टीबीम के लिए। ये था आइसोलेटेड टीबीम के लिए, और ये था कंटिन्यूस टीबीम के लिए, ठीक है। और इसी से आप एल बीम बनाने का, एल बीम का फॉर्मूला बनाने का तरीका मैंने बता दिया है आपको। इसके साथ हाफ मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ हाफ मल्टीप्लाई कीजिए, एल बीम का फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हमने इन्वर्टेड टी बीम पढ़ा था, ठीक है। समझ गए आज का क्लास समझ गए सब लोग ना। तो मैं करता हूँ आज की क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, इसका एनालिसिस ऑफ टी बीम पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और बताऊँ, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे आपके, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ आपके समझने के लिए पढ़ाऊंगा, वैसे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से नहीं आएंगे, इस चैप्टर से सिर्फ थ्योरी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ मैं बता दूंगा कंप्रेशन फोर्स कैसे निकालते हैं इसका, ठीक है। कर दूंगा, असाइनमेंट कर दूंगा, कोई चिंता मत कीजिए आप, असाइनमेंट चेक कर दूंगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए तो क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो बाय बाय।